आपने उनको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको शिक्षक के रूप में स्वीकार नहीं किया और जो मानक थे उसके अनुसार उनको शिक्षक नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए उनको वापस शिक्षा मित्र के रूप में उनको हमारे विभाग के अंतर्गत समायोजित कर लिया गया। अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी को, जो कि शिक्षा मित्रों को लेकर के जो मानदेय बढ़ाने जैसे प्रश्न थे उस पर अपना जवाब विधानसभा में दे रहे थे। उन्होंने ये कहा कि पहले की सरकार के द्वारा शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार नहीं किया और मानकों के हिसाब से वो शिक्षक के तौर पर नहीं माने जा सकते। और वहीं शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट करते हुए विधानसभा में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के प्रश्न पर उन्होंने ये जवाब दिया कि शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए अनुपात 22:1 का है। तो अब आप उनके स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि एक तरफ शिक्षा मित्रों को शिक्षक माना भी नहीं जा सकता और दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट भी किया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से विरोधाभास है और आरटी मानक को अगर आप देखेंगे तो शिक्षा मित्र छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल होने ही नहीं चाहिए। इसी को लेकर के अब पूरा मुद्दा जो है वो राजनीतिकरण की तरफ आगे बढ़ चुका है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक व अन्य भर्तियों के नाम पर प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवक युवतियों को प्रतीक्षा के सिवा कुछ नहीं मिला है। भाजपा सरकार मतलब झूठा इंतजार। साथ ही साथ जो शिक्षक संगठन हैं उनका दावा यह है कि 70% से अधिक परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं। शिक्षकों की कमी से नहीं हो पा रहे हैं परिषदीय स्कूलों में दाखिले। हालत यह है कि कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षा मित्र के भरोसे पूरा विद्यालय चल रहा है और जाहिर सी बात है जहां पर टीचर्स नहीं होंगे वहां पर अभिभावक चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो वो अपने एक वक्त की रोटी कम खा लेगा, लेकिन अपने बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहेगा और इसीलिए प्राइवेट स्कूलों की तरफ वो बढ़ रहे हैं, ना कि सरकारी विद्यालयों की तरफ। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको सच्चाई पता चलेगा। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का असर नए पंजीकरण पर पड़ रहा है। राजधानी में 70% से अधिक ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षकों के पद खाली हैं। कई ऐसे स्कूल हैं जहां दूसरे विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षकों की कमी की वजह से यहाँ पर एक विद्यालय का नाम बताया गया है, हाड़ाइन खेड़ा और गंगादीन खेड़ा परिषदीय विद्यालय में अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश कराने में भी कतरा रहे हैं। बेसिक विद्यालयों में 50 के करीब छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। यह स्कूल बिना शिक्षक के है। प्राथमिक विद्यालय अमौसी के कार्यरत शिक्षा मित्र को बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। मतलब दूसरे विद्यालय से शिक्षा मित्र आकर के इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जबकि 50 बच्चे हैं इस विद्यालय में। हालत ये है। और यहाँ के जो बीएसए हैं उनका ये कहना है कि शिक्षकों की कमी और समायोजन की जानकारी शासन को दे दी गई है। बावजूद इसके विधानसभा में यही जवाब आता है कि छात्र शिक्षक अनुपात मानक से नीचे है और शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए 22:1 का है, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है आरटी मानक के हिसाब से। वहीं पर आप एक आर्टिकल और अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बंद होंगे लखनऊ के 8 प्राथमिक स्कूल। ये हालत है उत्तर प्रदेश के राजधानी की। सोचिए, छोटे छोटे जो जिले हैं उनके गांव देहात में जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी हालत क्या रही होगी। आप स्क्रीन पर देखिए, परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार की बजाय बेसिक शिक्षा विभाग स्कूलों को बंद करने की तैयारी में है। राजधानी के ऐसे 8 प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया गया है जहां 10 से कम छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। इन विद्यालयों में लंबे समय से छात्र संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है। विभाग अब विद्यालयों को बंद कर रहा है। यहाँ पंजीकृत विद्यार्थियों को अन्य सरकारी विद्यालयों में शिफ्ट करेगा। राजधानी के सरकारी विद्यालयों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कहीं शिक्षकों की कमी है तो कहीं स्कूल जर्जर भवनों में चल रहे हैं। अभिभावक यहाँ अपने बच्चों का प्रवेश कराने से कतरा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि राजधानी की जब ये हालत है तो अन्य जिलों में क्या हालत हो रही होगी। उत्तर प्रदेश में हाल ही में अनुपूरक बजट पास किया गया है, जिसमें शिक्षा को लेकर के और खासकर जब बात करें प्राथमिक शिक्षा को लेकर के कोई खास बजट यहाँ पर अलॉट नहीं किया गया। 12,200 करोड़ का ये अनुपूरक बजट है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए माध्यमिक शिक्षा की बात तो की गई है 95.62 करोड़। वहीं पर आप देख सकते हैं व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई है 300 करोड़ का, जिसे आप प्रोफेशनल एजुकेशन बोलते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं उनके लिए यहाँ पर 300 करोड़ अलॉट किया गया है। लेकिन जब बात आती है प्राथमिक शिक्षा की तो यहाँ पर कोई भी फंड अलॉट नहीं किया गया। और माध्यमिक में भी जो फंड अलॉट किया गया 95.62 करोड़, वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो हालत यह है कि स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। जबकि यहाँ पर राज्य सरकार ये दावा करती है कि हमारे पास एडमिशन कम हो रहे हैं इसलिए हम बच्चों को
दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करके और इस विद्यालय को बंद कर रहे हैं, जबकि हालत यह है कि एडमिशन होंगे कब? अभिभावक खुद कतरा रहे हैं कि जब वहाँ पर टीचर अवेलेबल नहीं है, जब वहाँ पर जर्जर भवन है, जब वहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, जब वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं, जब अन्य व्यवस्था नहीं है, तो कौन सा अभिभावक अपने बच्चों को वहाँ पर सरकारी विद्यालय में भेजेगा? तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, टीचर्स पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बेवजह के कामों में जो टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है, जैसे अभी आप देखेंगे कांवड़ वाले उसमें लगाया गया था, खोया पाया विभाग में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी, जो कि बहुत ही गलत और निंदनीय है। उत्तर प्रदेश में इतनी बेरोजगारी है कि अगर आप एडाक पर भी 10-12 लोगों को हायर कर लेंगे तो यहाँ पर लोग खुशी खुशी खोया पाया विभाग में 8,000 10,000 अगर आप दे देंगे तो लोग वहाँ पर ड्यूटी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर इतने काबिल जो ग्रेजुएट बंदा हो, जो टेट सीटेट पास हो, जो बीएड बीटीसी किया हो, जो सुपर टेट क्वालिफाई हो, क्या ऐसे क्वालिफाइड बंदे की जरूरत है उस खोया पाया विभाग में टीचरों की ड्यूटी लगाने की जरूरत है? तो निश्चित तौर पर ये सभी सवालों के घेरे में है और उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल उत्पन्न करता है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में डीएलएड अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ने कल विधानसभा में जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनसे मुलाकात की। उनका दावा यह है कि उनके द्वारा ये कहा गया, मतलब शिक्षा मंत्री के द्वारा, कि हम एक शिक्षक भर्ती देंगे। कितने पद पर देंगे ये अभी क्लियर नहीं बताया है उन्होंने, हालांकि ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। जो भी उनके द्वारा चैम्बर में बताया गया उसके हिसाब से जो उन्होंने सूचना दी उसके आधार पर मैं सूचना दे रहा हूँ। अब ये शिक्षक भर्ती कब आएगी, कितने समय में आएगी, इसको लेकर के अभी कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक शिक्षक भर्ती हम देंगे, ठीक है। और इसके संबंध में जल्द ही जो विभाग है उससे अध्याचन मांगे जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बिहार में टीआरई 3 से संबंधित रिजल्ट में देरी होने की संभावना थी, क्योंकि जो रोस्टर था वो क्लियर नहीं था कि 50% आरक्षण वाला पालन किया जाएगा या फिर जो राज्य सरकार ने 65% आरक्षण वाला प्रस्ताव लाया था उसको पालन किया जाएगा। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की माने तो ये तय किया गया है कि 50% रोस्टर वाला पालन होगा, जिससे जो 15% सीटें हैं उसका लाभ अनरिजर्व कैटेगरी को मिलेगा। यानी कि सीधे तौर पर आप समझिए, जो बिहार के अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो कि अनरिजर्व में काउंट हो रहे हैं, उनको बढ़ी हुई सीटों का लाभ मिलेगा अगर 50% रोस्टर यहाँ पर लागू होता है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक जारी होने का प्रस्ताव है। रिजल्ट की बात करें तो अगस्त के तीसरे सप्ताह में इसका रिजल्ट घोषित होना प्रस्तावित है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगस्त के तीसरे सप्ताह तक रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। तो सभी सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को आपके रिजल्ट के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। 7 जजों की एक संवैधानिक पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था उसको पलट दिया गया है। अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, समाज के सबसे कमजोर तबकों को अब मिल पाएगा आरक्षण का फायदा। अभी तक अगर आप देखेंगे तो एससी एसटी में क्रीमी लेयर जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। अब एससी एसटी कैटेगरी में भी ओबीसी के तर्ज पर क्रीमी लेयर बना करके ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन से ऐसे एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो अभी तक समाज के मुख्य धारा में शामिल नहीं हुए हैं, और इसके लिए भी जो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट है उसको लाया जाएगा, जिसके अंतर्गत उन लोगों की पहचान की जाएगी, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा जो कि अभी तक मुख्य धारा में नहीं आए हुए हैं और उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जैसे अगर आप देखेंगे ओबीसी में 2 कैटेगरी बनी हुई है, ओबीसी में एक क्रीमी लेयर है और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर है। ऐसे पर्सन जिनके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख से कम होती है उसे नॉन क्रीमी लेयर बोलते हैं, और ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख से ऊपर होती है तो उसे क्रीमी लेयर बोलते हैं और उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है, उनको अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है। तो इस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाएगा एससी और एसटी कैटेगरी में कि कौन से क्रीमी लेयर में है और कौन से नॉन क्रीमी लेयर में है। हालांकि जो इनका लिमिट होगा इनकम का वो अभी तय नहीं है, वो राज्य सरकार तय करेगी या फिर केंद्र की जब बात करें तो केंद्र सरकार तय करेगी। 7 जजों की संवैधानिक पीठ में से 6-1 के अनुपात से 20 साल पुराना अपना ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीमी लेयर जो है वो आरक्षण से बाहर होगा और नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो अभी तक एससी एसटी कैटेगरी में ऐसे कैंडिडेट जो कि क्रीमी लेयर में आने के बावजूद भी आरक्षण का लाभ उनको मिल रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद से उनको ये लाभ शायद ना मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये राज्य सरकार को भी एससी एसटी उपवर्ग वर्गीकरण का अधिकार होगा, मतलब कि आइडेंटिफाई कर सकती है राज्य सरकार भी कि उस राज्य में पर्टिकुलर
SC/ST कैटेगरी में कौन सी ऐसी जाति है या फिर कौन सा ऐसा वर्ग है जो कि अभी तक मुख्य धारा में नहीं शामिल हो पाया है और उनको अलग से प्रावधान किया जा सकता है। कहने का मतलब कि अब तक जो SC/ST कैटेगरी में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, मतलब कि अगर आप SC/ST कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको पूरा लाभ मिलता था। अब उसमें परिवर्तन होने जा रहा है और अब उसमें भी लेयर्स बनाए जाएंगे और अगर आप क्रीमी लेयर में हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और अगर आप क्रीमी लेयर में नहीं हैं तो आप आरक्षण के लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।